बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शमाल न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अनवर। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं। आज़ाद कश्मीर में नई रियासती जमात का जो क़याम है उस हवाले से भी काम जो है वो जारी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर भी हुकूमत का ऐसा रहेगी या नहीं, और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो है उसकी आने वाले दिनों में हुकूमत से राहें जुदा हो सकती हैं या फिर वो हुकूमत का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ जो तरक्याती फ़ंड का ऐलान हुआ था उस हवाले से भी बात करेंगे, और जो वर्कचार्ज मुलाजमीन हैं, कंट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं, इस सारी जो सूरत हाल है इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के प्रेसिडेंट जनाब वाहिद इकबाल भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी जो जमात है उसके बनाने के हवाले से भी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं, तो बहुत सारे नाम भी सामने आए हैं। आप क्या समझते हैं? आप बड़े बाखबर साफ़ी हैं, और जो आज़ाद कश्मीर में नई जो सियासी जमात बनाई जा रही है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसके जो पस मंज़र में जो मामलात हैं उसको किस हवाले से आप देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सारी सूरत हाल के पेश नज़र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया नसीर साहब। लेकिन जो सवाल आपने पहला किया है कि नई सियासी जमात, जी देखें, एक तो नई सियासी जमात वजूद में आ चुकी है जिसका नाम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है जी, और साबिक़ वज़ीर आज़म जो पहले PTI के भी सदर थे वो उसके नामज़द सदर हैं तनवीर इलियास साहब। तो अब एक जमात तो वजूद में आ चुकी है, और दूसरी इसलिए लफ्ज़ मैंने रियासती इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान से तो चलें वो जो नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एक जमात जी हाँ पहले आ चुकी है। ठीक है, अब जो नई जमात बनाई जा रही है, जो देखें तजुर्बात तो होते रहते हैं हमेशा आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर। आप पहले देखें कि हम देखते हैं आल जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, जिसने तवील अरसा यहाँ पे हुक्मरानी की आज़ाद कश्मीर के ऊपर, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अरसा बरसर इक़्तिदार रही। फिर उसी में से नून लीग भी निकली, तो अगर हम जाए मकबूजा कश्मीर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसी का हिस्सा थी, उसी में से। ठीक है, लिहाजा ये बात है कि आप देखें कि जब उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सियासी जमात थी जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग जी, अभी भी मौजूद है एक जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जिसके सरबराह हसन इब्राहिम है जी हाँ। तो नसीर साहब, देखने का मामला ये है ना कि आप नई सियासी जमात तो बनाने जा रहे हैं, या तो वो परिंदे जो उड़ के PTI से गए हैं और इस वक्त वो एक कटी पतंग की तरह मौजूद हैं। हुकूमत बेशक उन्हीं की अक्सरियत, हुकूमत में अक्सरियत उनकी है, लेकिन उनका मुस्तकबिल जो है वो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में किसी जगह नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, तो उन्हें कोई पनाह चाहिए। अच्छा, पनाह चाहिए। तो अब एक नया कार्ड खेला जा रहा है कि रियासती जमात। भट्ट साहब, यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा आपको थोड़ा सा कि देखें पाकिस्तान में भी इस तरह हुई है, तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन निकली है, तो यहाँ पे भी पार्लियामेंटेरियन बनाई जा सकती थी। तो यहाँ पे ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि यहाँ पे रियासती की जो है वो जमात बनाई जाए, और जो हुकूमत में मौजूद हैं, जो मेरी इत्तलात हैं कि हुकूमत में मौजूद हैं जो इस वक्त लोग, उनको उस जमात में शामिल किया जाए? देखिए, सिर्फ हुकूमत में मौजूद लोग नहीं हैं, तो आपको मैं सिर्फ ये भी बता दूं कि इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून में अगर जो हुकूमत के इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर करता धरता, हम देसी ज़बान में कहते हैं जिसको कहते हैं, तो वो भी मुस्लिम लीग नून के कर्नल वकार नूर है जी हाँ। तो आपका क्या ख्याल है कि जिस पार्टी के सरबराह अनवारुल हक होंगे तो क्या कर्नल वकार नूर उसमें शामिल नहीं होंगे? ये आप याद रखें कि अगर तो वो किंग पार्टी बनने जा रही है, उसको अगर किसी का शेल्टर मौजूद है, तो ऐसी सूरत में मैं ये समझता हूँ कि नून लीग से भी लोग जाएंगे और दीगर पार्टियों से भी लोग जाएंगे। ये सिर्फ ये एक जमात नहीं होगी, लेकिन आप देखते हैं ना यहाँ पे एक मजाज है कि आपको इल्म हो जाता है कि आने वाला कौन है। वरना रियासती जमात की सूरत ये रही है कि एक दौर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग का भी एक ही मेंबर असम्बली था। एक वक्त आया आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की किंग पार्टी थी हमेशा रही है, उसका भी इस वक्त एक ही मेंबर असम्बली है, और जम्मू कश्मीर जो पीपल्स पार्टी है
जो भी आपके हैं, वो जो खानवादा है गाजी अमीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान का, वो बानी सदर भी थे, उस खानवादे से हसन इब्राहिम भी तलक रखते हैं, लेकिन उनके पास भी एक नशिस्त है। यानी आप ये देख लें कि आज़ाद कश्मीर के बानी सदर से लेके आज़ाद कश्मीर के इस बड़े सेटअप में रहने वाले मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क्यूम खान साहब तक हम देखें तो एक ही नशिस्त के साथ वो पार्लियामान के अंदर मौजूद है। और इसका मतलब ये है कि अभी तक जो रियासती जमातों के तजर्बात हैं वो नाकाम हो चुके हैं। अभी एक और नया तजर्बा होने जा रहा है, और उसकी बुनियाद ये है कि ये जो कटी पतंग की तरह 19-20 MLA जो हैं, जो इस वक्त वजीर भी हैं, समझे हकीकत में तो हुकूमत उन्हीं की थी, जिसका पीस पार्टी भी हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून भी हिस्सा है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी हिस्सा है, और एक वहाँ से बाहर है जो हसन इब्राहिम की जमात है या PTI के जो चंद बच्चे खचे लोग हैं, इस सूरत में वो बाहर है। सवाल ये है नसीर साहब कि आज तक तो रियासती जमात का कोई भी तजर्बा यहाँ पे कामयाब नहीं हो सका। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी इसी सूरत में कामयाब होती थी कि जब उन्हें मुस्लिम लीग नून का शेल्टर हासिल था, काफ लीग का शेल्टर हासिल रहा, उस दौरान वो बेशक हुकूमत का वो कामयाबी हासिल करते रहे। लेकिन मैं उसको ये कहूँगा कि वो उसको आप रियासी जमात भी कह सकते थे और गैर रियासी जमात भी कह सकते थे, क्योंकि जिस शेल्टर के नीचे वो आते थे, देखे जनरल मुशर्रफ के दौर में वो आए, मुस्लिम लीग नून के दौर में वो आए, अदरवाइज वो बगैर किसी उसके, यानी जो पाकिस्तान से जमात है उसकी सरपरस्ती के बगैर यहाँ पे रियासी जमात का कोई आप नहीं समझते कि कोई मुस्तकबल आपको नजर आता है? भट्ट साहब, नसीर साहब, अगर तारीख देखी जाए तो तारीख तो यही बता, यही है। भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं जो रियासी जमात बनाई जा रही है, इसके 2-3 नाम सामने आए हैं। सुनने में आया है कि इसको जो लिबरेशन लीग थी, के एच खुर्शीद साहब की जो जमात थी, उन्होंने बड़ा नाम है, उन्होंने एक बुनियाद रखी थी। इससे कतई नज़र के उसकी अब यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत है उसको फ़ाल करने जा रहे हैं। कुछ साफ़ी दोस्त ये भी तजिया कर रहे हैं कि इसको जम्मू कश्मीर अवामी जो पार्टी है इसका नाम दिया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं इसको कौन सा इसका नाम होगा, और इसके जो हैं कौन कौन लोग इसमें? आपने तो पहले बताया कि दीगर पार्टियों से भी आएंगे, तो क़यादत कौन करेगा इस जमात की? देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें उस नाम के हवाले से, क्योंकि पहले आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम आया कि इसी को दोबारा फाल किया जाए। जी, तो इसका नई जमात के तौर पे भी लें तो उसको पुरानी जमात के तौर भी लें, इसका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तहरीक में भी एक बड़ा हिस्सा है, और उसकी क़यादत का हिस्सा है, आप उसको कह सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पहलू पे सोचा जा रहा था कि बजाय नई जमात बनाने, नई जमातें बहुत बनती चली जा रही हैं। आप देखें ना कि पहले 2 पार्टी सिस्टम था, फिर तीसरी जमात बनी, फिर चौथी जमात आई। आज़ाद कश्मीर के अंदर तो 5, 6, 7 जमातें ये मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम जमात इस्लामी या दिगर ये बेशक और स्टाइल की जमातें ऐसी जो पहले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन अब वो भी इंतखाबात का हिस्सा बन रही हैं। तो अगर सिर्फ इसी बात को देखा जाता तो फिर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी मौजूद थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी मौजूद थी। तो सवाल ये है कि नई जमात की ज़रूरत क्यों है? तो फिर नई जमात की ज़रूरत यही है कि इसीलिए है कि जो इनके देखें जो कटी पतंग जिसको आप नाम दे रहे हैं बार बार, तो उनको एडजस्ट करना, मतलब पीपल्स पार्टी के लोग पूरे हैं, मुस्लिम लीग नून के पास हर हल्के में लोग पूरे हैं। सही है। तो अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते और उसके बाद एक नया बनता। लेकिन फिर उसमें ये जो यहाँ पे अब नए लीडर बनना चाहते हैं वो गायब हो जाते हैं। देखें ना, अतीक खान की मौजूदगी में दीगर लीडरों की शायद गुंजाइश मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर उस तरह ना बनती जैसे बन चुकी है। अगर फारूक हैदर के लिए भी गुंजाइश बनती तो फिर फारूक हैदर भी नून लीग में ना जाते। ये तो एक सामने की बात है। बहरहाल देखें, क्योंकि इन्होंने जमात तो बनानी है। हमारी इतला यही थी कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के ऊपर इनका इत्तेफाक तो हो चुका है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग का आइन है वो शायद आइन की कुछ शिकें ऐसी हैं, कुछ ऐसी शिकें हैं जो मेरा ख्याल है बहुत सारे हल्कों के लिए काबिल कबूल ना हो। तो ऐसी सूरत में वो लिबरेशन लीग जो है बनने से पहले ही वो मुश्किलात पैदा हो। फिर उनके इसके बाद यह है कि लिबरेशन लीग के जो कारपरदार इस वक्त मौजूद है उनकी भी अपनी डिमांड है। तो ये बड़ा है, अगर आप सदारत बाहर देंगे तो जनरल सेक्रेटरी आपको देना पड़ेगा। देखें लिबरेशन लीग में कैश खुर्शीद मरहूम के बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक मरहूम इसका रह चुके हैं, और इसके बाद अभी जो है बेशक वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा उस तरह नहीं ले सके या सेटअप मौजूद है, उनका सेटअप उनका मौजूद है। अब जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कुछ ले और कुछ दे होता है, तो उसमें कुछ मुतालबात भी सामने रखे और जो उनका मंशूर है वो भी
उससे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो लगता है कि बात नहीं बनेगी इनकी। आप देखिए, जो इसका सेटअप बनाया जा रहा है ना, वो इसी तरह बनाया जा रहा है जैसा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, कि उसमें ये है कि जो सदर जमात है वो आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में से होगा, जबकि उसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो माजरीन में से लिया जाएगा। तो ये सेटअप बिल्कुल उसी तरह का बनाया जा रहा है जिस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है। लेकिन ये है कि उसमें नए लोग, अब इतला तो ये भी हैं कि अगर अनवारुल हक सदर होंगे तो माजिद खान उसके जनरल सेक्रेटरी होंगे, वो माजिद में से हैं। तो ये भी एक चीज़ चल रही है। मे भी इसमें हो सकता है कि अगर इनके मामलात नहीं बनते तो फिर नई पार्टी के नाम से ये सामने आए, लेकिन वो इनकी मजबूरी है। चलें देखते हैं क्या होता है। तो भट्ट साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो आज़ाद कश्मीर की हो या पाकिस्तान की, आपके इन लोगों से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। गुज़श्ता दिनों जो सियासी अमूर की इंचार्ज हैं मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुए और क्या कुछ फैसले हुए, अंदर की क्या स्टोरी है आपके पास? देखिए, इसमें मुतज़ाद इतलात हैं। एक तो ये था कि ये होता रहता है, काबीना से अलहदगी का भी है मसला या कुछ एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, जो मेरी इतलात है, कुछ मेम्बरान ने असम्बली वज़रा मेम्बरान असम्बली तो उधर मेरे पार्टी प्रेसिडेंट हैं जो बाहर हैं, तो या एक साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान है जी। लेकिन इसमें जो मेरी इतलात है ना, इसमें कुछ अब देखें, बादल नकवी साहब ने पिछले अरसे में एक बयान भी जारी किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत से अलग होना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ना इनके पास महकमा जाते हैं, ना कोई और इस तरह का सिलसिला है, तो लोगों की तौक़ुआत होती हैं। लोग ये नहीं समझते कि वो वज़ीर को वज़ीर समझते हैं कि झंडी लागी या वज़ीर है, बहुत बाख्तियार है। अब लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि इसके पास महकमा है या नहीं। हर बंदे को इसकी अफादियत का पता नहीं होता। जो वोटर्स हैं वो उनके से कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं। अब वो जब बात करते हैं वो कहते हैं आप वज़ीर हैं। और ये नून लीग के उन वज़रा के लिए भी और पीपल्स पार्टी के वज़रा के लिए भी एक मुश्किल बनी हुई है कि वो मेरा यही है कि इस हवाले से उन्होंने पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं। कुछ वज़रा शाकी हैं कि हमें महकमे नहीं मिल रहे हैं, तो हमें हल्के के अंदर सुक्की उठाना पड़ती है, अवाम के सामने हम लोगों को काम नहीं कर सकते। तो ये बात तो नहीं हो सकती कि नहीं जी आप 30 महकमों के वज़ीर हैं, ये इस तरह कोई निज़ाम नहीं चला करता। तो मेरा ये ख्याल है कि अनवारुल हक मज़ीद भी अरसा इनको महकमे नहीं देगा। और महकमे नहीं देंगे तो क्या समझते हैं आजकल पीपल पार्टी भी सोचो विचार कर रही है, और मुस्लिम लीग की जो सीनियर क़यादत है, फ़ारूक हैदर साहब हों, शाह गुलाम कादर साहब हों, उनकी तरफ से भी ये तहफ़्ज़ात आ रहे हैं कि हमें अलग होना चाहिए। हम सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं वो आएँ और इस पर जो है अलहदगी के सोच विचार कर रहे हैं। तो अनवार सरकार जो है, इसका मुस्तकबिल जो आपको ख़तरे में नज़र नहीं आता? सर तो ऐसी बात कोई नहीं है। एक बात तो ये है ना, देखें मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस हवाले से दो दड़ों में तकसीम, दो हिस्सों में तकसीम है। कर्नल वकार साहब जो है उनको तो फुल फ्लैज, मैं तो समझता हूँ डिप्टी वज़ीर आज़म है, वो तमाम जो कमेटी बनती है उन्हीं को बना दिया जाता है, हर कमेटी के चेयरमैन। जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल आपने इसको सही तजिया किया है कि जो कमेटी बन रही है उसमें जनाब कर्नल। अच्छा, मसला ये है कि कमेटी की जरूरत ना भी हो तो वो कमेटी बनवा लेते हैं और खुद चेयरमैन मंजूरी भी खुद जाके लेते हैं। सर एक होता है ना कि हुकूमत को जरूरत है इस कमेटी की, और इन कमेटियों का आउटपुट भी कुछ सामने नहीं आया। क्या निकलना है सर? आपको पता है कि इन कमेटियाँ वही होती हैं जिनका कभी कोई सामने ना आए। ये ऐसा ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है मेरे ख्याल से। सिर्फ आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इनकी संजीदगी का, कि जब ये अवामी एक्शन कमेटी के साथ कुछ मुज़ाकरात के लिए बना रहे थे तो 12 रुकनी इन्होंने कमेटी बना दी। जी हाँ सर, किसी जगह पे इसकी तो बनती है 12 रुकनी कमेटी की। वज़ीर तो 3 भी अगर कमिटमेंट करके चले जाएं कमेटी के, तो वो वज़ीर आज़म के भी आप पे आते हैं। और मेरे ख्याल से बड़ी सुबकी का सामना रहा इन वज़रा को। जो एक्शन कमेटी ने, जो जॉइंट एक्शन कमेटी, उन्होंने तो बड़े बड़े अलकाबात से नवाजा के नान कस्टम और अप्लाइड फार और बेमहकमा वज़रा ये हमसे मुज़ाकरात क्या करेंगे, ये हमारे अपने जो हैं वो भी नहीं ले सकते। इसमें तो नसीर साहब को शक वाली बात नहीं है ना कि हुकूमत का महकमे ना देने से एक बिल्कुल मजाक बन के रह गए हैं वज़रा, और तारीख़ के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं है। आपने तो ये इसके और बहुत से चीज़ें भी हैं जो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, गलतफहमी पैदा होती हैं। लेकिन ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी और जो नून लीग है अवाम के सामने उनको सुर्खी का सामना है। अब इसमें मसला सबसे बड़ा ये है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग आए हैं उनके पास बड़ी वजारतें थीं। अब जब वो वजारतें छोड़ के आए हैं तो वो उसी वजारत का मुतालबा करते हैं जो उनके पास थी, और मेरा ख्याल है कि ये उनका हक भी बनता है
और इस हवाले से आप पीएस पार्टी के जो बड़े नाम हैं वो चाहते हैं उनको बड़ी वजारत मिले, जो नून लीग के अंदर बड़े नाम हैं वो चाहते हैं उनको वजारत मिले। लिहाजा इस वक्त अगर निज़ाम देखा जाए तो कर्नल वकार नूर की सूरत में उनका चल रहा है, तो बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी कोई कंफर्टेबल हो, बहुत कम इन यानी आप नहीं समझते जो वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक साहब हैं वो बड़ी टेक्निकल जो है वो गेम कर रहे हैं इस वक्त। उन्होंने तरक्याती फ़ंड्स का ऐलान किया कि हर जो MLA है उसको 50 करोड़ रुपए का, और अब सूरत हाल ये है कि जो लोग हैं हल्कों के वो जाके MLAs के दफातर में उनके घरों में बैठ चुके हैं कि हमें फ़ंड दें, और फंड है भी नहीं है। नसीर साहब असल देखें, आप देखें आपके ठेकेदार वो बेचारे अपनी काम किए हुए पैसे ढूंढ रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे जी 4 तक दे दिए गए हैं जी, तो मुझे ये बताएं कि बाकियों का क्या कसूर है, वो काम तो कर रहे हैं ना। अब 3-3, 4-4 माह से ये गरीब लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। MNCH प्रोग्राम वो सारे उधर बैठे, चले वो उन पे भी बात करते हैं जो वर्कचार्ज मुलाजमीन है उनके वाले से भी। लेकिन पहले जो मैंने क्वेश्चन किया भट्ट साहब के जो तरक्याती फंड्स का ऐलान किया था उसका क्या बना, क्या कुछ साहब आपको पता है कि हर प्राइम मिनिस्टर हर 2 माह के बाद एक नया इशू पैदा कर देते हैं, ठीक है, और वो जो हमारे वज़राए कराम है वो उन इशूज़ में फंस के रह जाते हैं और वो 2 महीने आराम से गुजार देते हैं। वो अभी देखिए क्या वजह, हमारे पुराने जो सियासी खिलाड़ी हैं जो दाव पेच के माहिर हैं वो बेबस नजर आते हैं अब इस एक वज़ीर-ए-आज़म जो है अनवार उल हक साहब के सामने। अब चक्कर ये हो गया सर कि पिछले अर्से में डीजल बहुत महंगा हो गया था, इनको गाड़ियाँ मिल गई, डीजल मिल गया, ठीक है सर, तो मेरा ख्याल है ये समझते हैं यानी वो सबको अपने अपने तरीके से डील कर रहे हैं और वो ज़रा भी खुश हैं, महकमे ना मिलने के बावजूद खुश हैं, कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं। देखें ये असल बात है, जो सर उठाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं से उन्हें शट ऑफ कॉल आ जाती है, जिसके बाद वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। देखिए बादल नकवी बड़ा दिलेर किस्म का सियासी कारकुन है, समझते उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। बादल के पीछे बहुत सारे सख्त बयानात आए लेकिन इन दिनों वो भी खामोश हैं। तो शाह गुलाम कादर साहब का तो उसरा नहीं आया था, लेकिन उन्होंने ये रखा था कि जब मरकज़ी क़यादत यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो वो सारे लोग उसमें मसरूफ़ हैं। तो उसके बाद यकीनी तौर पर मदर पार्टी की भी यहाँ पे जब शमूलियत के लिए उनके से लिया जाता है तो निकलने के लिए भी उन्हीं की मर्जी चाहिए होती है, अपने तौर पर जो फैसला कर नहीं सकते। यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वो उसको भी तो ऊपर से लेनी पड़ेगी परमिशन, अदरवाइज तो वो भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए सारों को उसने ऐसा फंसा के रखा हुआ है कि बस ये हुकूमत का वही हाल है कि हमारे एक डायरेक्टर साहब होते थे पंडित साहब, तो जब क्लासों में आते थे तो पूछते थे कि बस चल रहा है कि बस चल रही है, जिम्मेदारा बस्ती की बस चल रही है। तो वो पुराने दौर में नहीं होता था, जब वो डाज बसें होती थी तो ख़राब हो जाती थी तो धक्के दिए जाते थे, कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता था फिर धक्के लगाए जाते थे। तो ये धक्के कभी बस चल रहा था और कभी बस चल रही है, बस ये बड़ी ज़बरदस्त आपने इसकी जो है नक्शा खींचा है ये अनवार सरकार का। अब आते हैं, आपने बड़ा अहम इशू रेज़ किया, उसकी तरफ आपका दिल करता था कि बात करें, चूँकि आप हमेशा अवामी जो मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, उसको हाईलाइट करते रहते हैं। और मैं भी चाहूँगा कि जो MNCH जो प्रोग्राम है उसके मुलाजमीन भी काफ़ी अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आज मेडिकल कॉलेज के भी हैं, वर्कचार्ज मुलाजमीन, दीगर जंगलात के मुलाजमीन हैं, कंट्रैक्ट पे जो मुलाजमीन थे, वो जितने भी मुख्तलिफ महकमा जात हैं उनके मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं, उनके घरों में जो चूल्हे हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो नसीर साहब बदकिस्मती ये है कि वज़रा अपनी तनख्वाहें मराद ले रहे हैं, जी हाँ, सेक्रेटरी साहिबान अपनी तनख्वाह मराद ले रहे हैं, सही है, चीफ सेक्रेटरी से IG तक अपनी तनख्वाह मराद ले रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अपनी वो जो है चले नॉर्मल मिजानी पे थे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 3 माह से रोना रो रहे हैं। और देखें ये बड़ा अजीब सा स्टाइल है ना, आला अफिसरान की अपना सारा कुछ पूरा है, ठीक है सर, छोटे मुलाजमीन जो हैं वो इस चक्की में पिस रहे हैं। मुझे बताए उन छोटे एक सेक्रेटरी की तनख्वाह और मराद के अंदर कम अज़ कम 50 छोटे मुलाजम जो हैं वो उसी के उस बजट में आ जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जनाब अनवार उल हक साहब को समझ नहीं आ रही है। जहाँ पे भी बंद है छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद हैं, उनकी वो सारा सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया है, उनके चूल्हे बुझ रहे हैं और वहाँ से बदवाएँ आ रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, तक बदवाएँ अभी तक पहुँच नहीं रही। चलें सर अल्लाह माफ़ करे, आपको एक बात बता दूँ, ये बदवाएँ जो होती है ये बड़ा काम करती होती हैं।
क्योंकि असल मालिक ऊपर बैठा है, असल खालिक ऊपर बैठा है, और हर चीज़ का जो असल अदालत है वो है। तो मेरा ख्याल है अनवार अल्लाह को इन चीज़ों को देखें। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके पास इतना नहीं है बजट, 31 वजीर भी आप तकरीबन बना दिए हैं, उसके बाद तो मजबूरी थी ना सर, 13वीं आईनी तरमीम में भी फिर जो है वो तरमीम की, अब जो है वो नसीर उधर से कश्मीर कौंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी ने लेटर लिखा, तो इधर से 3 हाँ ये देखें ना, ये देखें ना, अभी उधर इतने मुलाजिम वो तनख्वाह ले रहे हैं और वो ले जाएंगे। अच्छा, उधर से जब पिछले प्रोग्राम में हमने बात की इस पे, तो मुझे कश्मीर कौंसिल के जो मुलाजमीन है, छोटे मुलाजमीन, यकीन माने उनकी कॉलें आई और उनका ये कहना था कि जो नॉन गजटेड मुलाजमीन है जो अभी तक 3-4 माह उनके पास इलाज के पैसे नहीं है, और वो देखें उनके हुकूमत पाकिस्तान को बंदोबस्त करना चाहिए था, तो ये उन्होंने लेटर बजाय इसके और वो उन्होंने इधर लिख दिया जो उनका इस्तेकाक ही नहीं है। बात ये सर देखें, हम बहुत दफ़ा कश्मीर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो असासाजात हैं एसेट्स से, हम बहुत दफ़ा ये कश्मीर कौंसिल के जो ब्लॉक बने हुए हैं इनकी बात करते हैं। और आपको ये बताऊं कि जो मेम्बरान कश्मीर कौंसिल के लिए जो वहाँ पे रहायशगाहें बनाई गई हैं या इस तरह के जो हॉस्टल बनाए गए जिनका इस्तेफादा वही ब्यूरोक्रेसी का जो वफाक में बैठी हुई है सर, वो ऐसे लग्जरी किस्म के वो अपार्टमेंट्स हैं कि देखने को दिल करता है। और ये हुकूमत बातें तो कर रही है, उसका कब्जा आज तक नहीं ले सकती। अपने इनको कब्जे में है, कश्मीर प्रॉपर्टी है ना, वो इनको कब्जे में लेना चाहिए, उन मुलाजमीन को दायरे में लाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को आप बेरोजगार कर दें, लेकिन उसको आजाद हुकूमत के सिस्टम में वो है कि इधर कोई पता ही नहीं है उनका, और पता नहीं है तो ये गवर्नमेंट का काम है ना पता करना, हमारा ये आपका है। अगर ये गवर्नमेंट की अपनी कमजोरी है जिसपे से फायदा उठा रहे हैं वो। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। नाजरीन, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा और मैं भी यही समझता हूँ कि अनवार उल हक साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, उनको चाहिए ये छोटे छोटे मुलाजमीन हैं, वर्क चार्ज हैं, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के जो मुलाजमीन हैं, इनकी जो अदम अदायगी है तनख्वाहों की, इस पर ज़रूर उन्हें सोचना चाहिए, और न सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि अमली इक़दाम करते हुए इनको फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान नसीर अनवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।